अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चलें जी, अब जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसको लेके चलते हैं। आप लोगों को नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो डेप्रिसिएशन का है उसके मूव करने लगे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट होती है, वो हम सारा अब यहाँ पे डिस्कस जो है करने लगे हैं। ये चैप्टर जो है बेसिकली ये आपका चैप्टर जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं आईटीए में, ये चैप्टर जो है ये जाके क्या बनेगा, आपकी बुनियाद बनेगा, आपका फाउंडेशन बनेगा। बिकॉज़ इसके ऊपर ही बेस करते हुए आपने FAR1 में जब आप मूव होंगे वहाँ पे जाके आपने पूरे का पूरा एक ग्रिड जो है जिसकी वेटेज कोई अराउंड 40 मार्क्स की है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इन नॉन करंट एसेट्स के ऊपर क्या कर रहा होगा, बेस कर रहा होगा। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बेसिक्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इसकी बेसिस के ऊपर ही R1 में जाके अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को यहाँ पे 100% सिक्योर कर लें, यहाँ पे आप इसको 100% जो है डन कर लें, तो एक तो आपका ITA में जो है भला हो जाएगा, आप मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। सेकेंडली आपका जब आप आगे कैफ में मूव होंगे तो कैफ में जाके भी क्या हो जाएगा, आपके लिए कैफ का पेपर जो है, पहला पेपर FAR1, उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डिटेल में लेके चलेंगे, जितनी पॉसिबल डिटेल्स है हम उसको उस डिटेल में डिस्कस आउट करेंगे ताकि आपकी अच्छी तैयारी जो है वो हो जाए, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। देखिए ये चैप्टर जो है ये सारे का सारा किन के मुतालिक है, नॉन करंट एसेट्स के मुतालिक है कि नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, उसके मुतालिक सारी की सारी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन देखनी है। हम उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं और उनको एक्सपेंस आउट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर सीखना है। तो अगर हम बात करें एसेट्स की, तो हम इब्तदाई लेक्चर्स में देख के आ चुके हुए हैं कि एसेट्स को हमने कैटेगराइज किया है दो में। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हैं हमारे पास करंट एसेट्स, और दूसरे हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। हम ये डिफ्रेंशिएट करके आ चुके हुए हैं कि करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स हैं जिसका बेनिफिट जो है वो हमें लेस दैन 1 ईयर होता है, जिसका फ़ायदा हमें 1 साल से कम है, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है वो किस में फॉल करते हैं, हमारे करंट एसेट्स में फॉल कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, जिसमें हमारे पास स्टॉक आ रहा है, जिसमें हमारे पास कैश आ रहा है, जिसमें हमारे पास बैंक आ रहा होता है, जिसमें हमारे पास जो प्री पेड एक्सपेंसेस होते हैं वो जो हैं इसमें आ रहे होते हैं। इससे रिलेटेड हम थोड़ा बहुत अभी डिस्कस करके भी आ चुके हुए हैं। स्टॉक के मुतालिक हम इन्वेंट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, अब हम उन नॉन करंट एसेट्स की बात करेंगे जिसका बेनिफिट जो है, जिसका फ़ायदा जो है वो हमें कितना मिलेगा, जिसका फ़ायदा हमारे पास मोर देन 1 ईयर होगा, जिसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा मिल रहा होगा, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, नॉन करंट एसेट्स कहला रहे होंगे। अभी जो नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे पास, हमने इन नॉन करंट एसेट्स को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज़ में। एक हमारे कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स और दूसरे हमारे कहलाते हैं टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या फ़र्क है उसको देखना है। देखिए टेंजिबल का मतलब है ये वो एसेट्स हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है हमारे सामने अवेलेबल है, जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद है, मतलब हम उसको फ़िज़िकली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लाइक आई कैन टच दिस स्क्रीन, ये टीवी जो है आपके सामने ये एक टेंजिबल एसेट है, ये लैपटॉप आपके सामने टेंजिबल एसेट है, ये बिल्डिंग जो है आपके सामने टेंजिबल एसेट्स है, कैमरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो है ये टेंजिबल एसेट्स हैं। प्लांट हो गया, मशीन, प्लांट का मतलब पौधे नहीं है, मतलब मशीनरी वाले प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ये
कौन से हैं आपके, ये टेंजिबल, मतलब ये फिज़िकली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको आप हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो आप क्या कहलाते हैं, वो आपके टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे होते हैं। हमने यहाँ पे चूँकि डिस्कस करना है, हमने सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स ही डिस्कस करने हैं। और FR1 में जाएंगे तो इससे रिलेटेड एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जिसे हम कहते हैं IAS 16। हम क्या करेंगे, हम उस IAS 16 के मुताबिक इसको डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। और इनटेंजिबल्स से रिलेटेड जो है हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो हमारा कहलाता है IAS 38। ये जब आप FAR2 में जाएंगे, मतलब FR1 पास करके FR2 में, तो वहाँ पे जाके क्या कर रहे होंगे, आप इसको पढ़ रहे होंगे। तो अभी हमारी सारी कहानी किसके मुतालिक है, टेंजिबल्स के मुतालिक। जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं ये वो एसेट्स हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जैसे ये सॉफ्टवेयर है, मैं स्क्रीन को टच कर सकता हूँ बट आई कांट टच द सॉफ्टवेयर। लाइसेंस हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, उसके अलावा ये फार्मूलाज हो गए, पेटेंट्स वगैरह हो गए, ये वो हैं जो एसेट्स तो हैं मेरे पास, मुझे बेनिफिट भी दे रहे हैं और बेनिफिट भी इनके लॉन्ग टर्म है, बट ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस वगैरह नहीं होती कोई भी। तो हमारे पास दो तरह के एसेट्स हैं, एक इनटेंजिबल एसेट्स हैं और दूसरे हैं हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब है ये वो नॉन करंट एसेट हैं जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे पेटेंट्स, राइट्स, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए। और टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, चेयर्स हो गई, व्हीकल्स हो गई, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स कहला रहे होते हैं। और इनको समटाइम्स हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कह रहे होते हैं। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है उसको हमने देखना है, उसके लिए ये डेफिनेशन जो है इसको देखना है, और इसका ये क्राइटेरिया जो है, ये क्राइटेरिया आपने ज़रा याद रखना है कि हम हर एसेट को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनाते। हाँ, कोई भी ऐसा एसेट जो इनमें से किसी एक को भी फुलफ़िल कर रहा है कंडीशंस को, तो उसे हम किसका पार्ट बनाएंगे, उसे हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बना रहे होंगे। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं, रिमेंबर, पहली बात कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन से एसेट्स आएंगे, रिमेंबर टेंजिबल, कौन से आएंगे, टेंजिबल एसेट्स, मतलब जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो मेरे सामने अवेलेबल है, जो मेरे सामने मौजूद है, जिनको मैं टच कर सकता हूँ, उसकी बात हो रही है। और हम उनको अगर यूज़ कर रहे हैं एक से ज़्यादा साल के लिए, मतलब पहली बात है, पहली बात क्या होनी चाहिए कि वो टेंजिबल एसेट होने चाहिए, फिज़िकली एग्जिस्ट करने चाहिए। दूसरा, उनका यूज़ जो है, नंबर पॉइंट टू क्या है, वो हमें एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमने उनको इस्तेमाल करना है। इसके लिए एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। बाकी हम उसको किस लिए अपने पास रख रहे हैं, नंबर वन, हम उसको प्रोडक्शन में या सप्लाई ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक जनरेटर है, आपने जनरेटर ला के रखा हुआ है, आप उसको ऑन कर देते हैं, या क्लाइंट्स वगैरह आते हैं या आपकी मशीन चला रहे हैं, तो वो गुड्स की प्रोडक्शन में, गुड्स की सप्लाई में या सर्विसेज वगैरह को प्रोवाइड करने में अगर इस्तेमाल हो रहा है, या आप उस एसेट को रेंट पे दे देते हैं और उससे क्या करते हैं, रेंटल्स कमाते हैं। मतलब आपकी एक दुकान है, जैसे रेंट ए कार का बिज़नेस है, आप कार ख़रीद के लेके आते हैं, कार क्या है, आपका एसेट है, और आप उस गाड़ी को रेंट पे दे के उससे रेंटल कमा रहे हैं, उससे जो है वो किराया अर्न कर रहे हैं, तो ये इसमें आ रहा होगा। या आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऑफिस स्टाफ बिठाया हुआ है, तो वो सारे जो है वो इसका पार्ट जो है वो बन रहे होते हैं। तो रिमेंबर, अगर कोई भी एसेट जो इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल कर रहा होगा, तो हम उसे किसका पार्ट बनाएंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बना रहे होंगे। उसके बाद हमने एक चीज़ देखनी होगी,
हमने एक चीज़ देखनी है कि हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। देखिए हमें एक एसेट है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कार की। हम लेते हैं एसेट एग्जांपल किसकी, कार की। हमारे पास दो बिज़नेस हैं, एक है मेरे पास बिज़नेस ए। बिज़नेस ए जो है वो क्या करता है, उसका काम ही जो है वो रेंट ए कार का है। उसका काम ही किसका है, उसका काम ही हमारा जो है वो रेंट ए कार का है कि वो किराए के ऊपर जो है वो कार दे रहा होता है। और एक मेरे पास बिज़नेस बी है। बिज़नेस बी जो है वो मेरे पास क्या है, वो है कार मैन्युफैक्चरर, या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर। अगर आपको समझ अभी नहीं आ रहा, आप समझ लें वो एक कार का शोरूम है। अब देखें, अगर बिज़नेस ए ये कोई कार ख़रीद के लेके आते हैं, ये कोई कार अगर ख़रीदते हैं, तो इनके लिए ये कार जो है ये क्या कंसीडर होगी, एसेट कंसीडर होगी। बिकॉज ये कार को उठा के अपने बिज़नेस में लेके आए हैं, इस कार को अब वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे, उससे बेनिफिट ले रहे होंगे, तो ये इनके लिए क्या कहलाएगी, एसेट का पार्ट बन रही होगी। लेकिन इनके लिए जो है ये कार मैन्युफैक्चर या शोरूम, ये कार ख़रीद के लेके आएंगे, या ये कार बनाएंगे, या कार ये बाय करेंगे और बाद में उसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और बेच के उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इनका तो मेन प्रिंसिपल बिज़नेस ही यही है। जो इनका प्रिंसिपल बिज़नेस है वो है क्या, कि कार बना के बेचनी है, उससे प्रॉफिट वगैरह कमाना है। तो इनके लिए जो होगा वो क्या होगी, इन्वेंट्री कंसिडर हो रही होगी कि ये गाड़ी जो है ये इनके स्टॉक का पार्ट है, नॉन करंट एसेट का पार्ट कंसीडर नहीं होगा। सिमिलरली अगर एक कंपनी है, कोई कंपनी ए है और वो क्या करती है, वो जनरेटर जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, वो जनरेटर मैन्युफैक्चरर है। अगर वो जनरेटर बना के बेच रही है तो इस कंपनी के लिए जो जनरेटर है वो क्या कंसीडर होगा, वो इसकी इन्वेंट्री कंसीडर होगी। क्या कंसीडर होगा कि ये भाई इसका स्टॉक है, ये बनाते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन एक जो है कंपनी बी क्या कर रही है, कंपनी बी जो है वो चेयर्स बना के बेच रही है। अब इसका स्टॉक जो है वो क्या है, चेयर्स है, लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए ये एक जनरेटर जो है ख़रीद के लेके आते हैं और उस जनरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो जनरेटर बाय किया, ये इनके लिए जनरेटर क्या कंसीडर होगा, एसेट जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। तो रिमेंबर हमने ये डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन सी चीज़ हमारी एसेट है और कौन सी चीज़ हमारी एसेट नहीं है। और हमने यहाँ पे बेसिकली नॉन करंट एसेट्स की जो है वो बात करनी होती है। जैसे है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय स्टेटिंग वेदर द लिस्टेड आइटम बिलो कैन रिकॉग्नाइज एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखें उसने कहा है कि हमने बताना है कि ये जो यहाँ पे चीज़ें गिवन है, क्या हम इनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखिए इसका जवाब देने के लिए ना ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन मेरे माइंड में होनी चाहिए। उसमें क्या चीज़ें थी कि आइटम टेंजिबल होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल एक साल ज़्यादा होना चाहिए और इन तीन में से किसी एक में इस्तेमाल हो रही हो, फिर ही हम इसे कंसीडर करते हैं। अब देखिए स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं। अब स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट हैं, आप इनको लेके आते हैं, आप इस्तेमाल करेंगे, ये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, इसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएगी। आप एक जनरेटर है उसको लेके आए हैं, उसको इस्तेमाल करना है, 7 साल तक इस्तेमाल करेगा, तो ये किसका पार्ट बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा। बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा। ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क की फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, ये तो इनटैंजिबल एसेट है। अब इनटैंजिबल जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनता। प्रिंटर जो है
वो किसका पार्ट बनेगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट बनेगा। अब प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, आप प्लॉट खरीद के बेच रहे हैं तो ये तो इन्वेंट्री का पार्ट है आपकी, तो इसके में नहीं आएगा। उसके बाद है फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये भी इसका पार्ट बनेगा। बस ली है पिक एंड ड्रॉप के लिए, वो भी पी का पार्ट बनेगा। जनरेटर आपका है, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा? आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। अब उसके बाद ना हमें एक छोटा सा कंसेप्ट देखना पड़ेगा, उसको हमें याद करना पड़ेगा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है? जो मेरे बिज़नेस के रोज़मर्रा के अखराजात हैं, जैसे रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गई, सैलरीज़ की पेमेंट हो गई, रेंट की पेमेंट हो गई, बिल की पेमेंट हो गई, वेजेस की पेमेंट हो गई, स्टेशनरी की जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं, या जो मेरे बिज़नेस को मैनेज करने के, जो बिज़नेस को रन करने के अखराजात हैं, जो एक साल के लिए कर रहा हूं, वो मेरे क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? ये वो अखराजात हैं जिनको हमने किया है किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, या ये वो अखराजात हैं जिनका बेनिफिट जो है, जिनका फ़ायदा हमें एक साल से ज़्यादा हासिल होगा, तो ये मेरे पास क्या कहलाएंगे? ये मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे होंगे। अब हम किसी भी नॉन करंट एसेट को जब ख़रीद के लेके आते हैं, जैसे आपने अगर एक कार बाय की है, या अगर आपने एक मशीन बाय की है, या आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, या आप एक प्रिंटर लेके आते हैं, या आप सोलर लगवा रहे हैं, तो हम जब उन्हें ख़रीद के लेके आते हैं तो हमने उनको रिकॉर्ड करना है। हमें उनकी एक कीमत जो है वो मालूम होनी चाहिए कि हमने उनको किस वैल्यू के ऊपर, किस कीमत के ऊपर रिकॉर्ड करना है, वो हमने देखनी है। तो इसमें हमने देखना है कि कॉस्ट किस तरह से मेजर की जा रही होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, वो हमने देखना है। रिमेंबर, जब भी हम नॉन करंट एसेट्स को ख़रीदते हैं, जब भी हम नॉन करंट एसेट को बाय करते हैं, तो इनिशियली पहली दफ़ा हम उसे किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हमेशा उसकी कॉस्ट के ऊपर जो है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। अब कॉस्ट का मतलब क्या है? आप इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो आपकी कीमत ख़रीद है, हम इसे किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कीमत ख़रीद के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? रिमेंबर, इसमें हम देखते हैं कि जो मेरे उसकी परचेज़ प्राइस होती है, जितने का मैंने वो एसेट लिया, वो अगर मैंने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करते हुए मैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करता हूँ। अगर आप मेरे से टैक्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्स ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो भी हम बीच में ऐड करेंगे। उसके अलावा जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, वो भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। रिमेंबर, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि जो भी हमारे रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। जो रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बन रहे होते। इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है कि जितने भी रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो कभी भी हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बनेंगे। ये टैक्स में मैं आपको समझाऊंगा कि रिफंडेबल टैक्स का मतलब क्या है कि आप अभी टैक्स पे कर रहे हैं, महीने बाद रिटर्न जमा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को वापस कर देगी। जब आपको गवर्नमेंट वो अमाउंट, वो रकम वापस कर रही है, तो फिर तो आपके कॉस्ट का पार्ट बनना ही नहीं चाहिए, तो वो नहीं आते। हाँ, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं कि आपने टैक्स पे कर दिया, वापस नहीं होंगे, वो इसका पार्ट बनेंगे। उसके अलावा जितनी भी हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगी, वो भी क्या होंगी? इसका पार्ट बन रही होंगी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये वो कॉस्ट है जो लाजमी है।
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या है? ये वो कॉस्ट है जो लाजमी है एसेट को उसकी करंट पोजीशन में लेके आने के लिए, एसेट को इस्तेमाल करने के लिए। अगर मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि अगर ये कॉस्ट इनकर ना होती तो एसेट आपके पास ना आता, या इन अदर वर्ड्स अगर आप एसेट ना लेते तो ये कोई किसी किस्म की कॉस्ट जो है वो आपकी इनकर नहीं हो सकती थी। तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है कहला रही होती है। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं, एसेट ख़रीदा तो ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो पे करने हैं। अगर ना ख़रीदा होता तो कभी आपने किसी किस्म के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने थे? द आंसर इज़ नो। फिर हमने कोई किसी किस्म के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे नहीं करने थे। तो उसके लिए उसके अलावा जहाँ पे ला के आपने एसेट को लगाना है उसके लिए बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, उसके लिए साइट जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो वो एसेट के लिए है। अगर एसेट ना लिया होता तो वो साइट प्रिपेयर ना हो रही होती। ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, ये असेंबली कॉस्ट वगैरह होगी, ये सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं। तो ये सारी कॉस्ट को हम जमा करेंगे, जो मेरे पास जवाब आएगा दैट जवाब विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एसेट। ये मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो कंसीडर हो रही होगी। जैसे कहता है जी एन एंटिटी परचेज्ड सम हैवी मशीनरी, एक एंटिटी ने एक हैवी मशीनरी बाय की है। द इनवॉइस फॉर द मशीनरी शोज द फॉलोइंग आइटम। इनवॉइस के ऊपर, रसीद के ऊपर ये आइटम्स लिखी हैं। कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो कितनी है? 46,000 की है। अच्छा, ऊपर वो है हमारे पास इन थाउजेंड, मतलब 46 मिलियन की है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है 900 की है। कॉस्ट ऑफ 12 मंथ वारंटी जो है वो 1600 की है। टोटल अमाउंट इसने पे करनी है 48,500 की। इन एडिशन इसके अलावा एंटिटी इनकर्ड ₹3.4 मिलियन इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री सो डैट हैवी मशीनरी कुड बी इंस्टॉल्ड। कहता है व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन द एंटिटीज़ मशीनरी अकाउंट। बताना है जी एंटिटी की क्या मशीनरी होगी। देखें, आपने बाय की है तो आपको जो कॉस्ट पड़ी वो कितने की थी? 46,000 की थी। हमने यहाँ पे लिख ली। अब डिलीवरी कॉस्ट जो है डैट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मशीन ली है, डिलीवरी कॉस्ट पे कर रहे हैं, आ रही है। फिर है 12 मंथ वारंटी। अब देखिए ये कॉस्ट जो है इसका बेनिफिट तो 1 साल तक है ना, तो जो 1 साल तक की कॉस्ट होती है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ये कौन सा है? ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए ये कभी भी एसेट में नहीं आएगा। उसके अलावा उसने मॉडिफिकेशन की है जिसके लिए इसको 3.4 मिलियन इनकर करना पड़ा है। तो मॉडिफिकेशन कॉस्ट जो है 3.4 मिलियन, तो ये 3400 बनती है बिकॉज इन 1000 ऐड करें तो ये मेरे पास क्या बनेगी? ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्लांट बनेगी, जिसके तहत मैं क्या कर रहा हूँगा? इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। तो 46,000 प्लस 900 प्लस 3400 ये कितने पे आएगी हमारे पास? 50,300 के ऊपर हम क्या करेंगे? अपनी मशीन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद है कि हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम कोई एसेट ख़रीद के ले आते हैं तो लाजमी नहीं है कि एसेट जब ख़रीद लिया उसके ऊपर ख़र्चा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होता। हम एक एसेट ख़रीदते हैं, हम उसमें बाद में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स भी कर रहे होते हैं। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग ख़रीदते हैं जो एक सिंगल स्टोरी थी, आप उसमें बाद में एक और स्टोरी जो है वो क्रिएट कर देते हैं, तो डैट इज़ अ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। आप एक कार लेते हैं, बाद में उसका इंजन रिप्लेस करवा देते हैं, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। रिपेयर्स हो रही हैं, टायर्स रिप्लेस हो रहे हैं, बिल्डिंग ली है उसका प्लस्तर नया करवा रहे हैं, पेंट नया करवा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जब भी होंगे ना तो हमने उसको देखना है रूल क्या है। देखें, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जब भी होंगे हमने किसकी बात करनी है? हमने बात करनी है असूल की।
देखिए, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया है जिसकी वजह से उस एसेट में इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि उस एसेट की जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसके बेनिफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये जो इम्प्रूवमेंट वगैरह होगी, इस पर जो भी ख़र्चा होगा उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, उस खर्चे को हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। क्या करेंगे, उस खर्चे को हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। इम्प्रूवमेंट सिंपल सी बात है, जैसे आपने प्लॉट लिया, ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो जो बिल्डिंग का खर्चा आया है वो हम प्लॉट के में ऐड कर देंगे। आपने बिल्डिंग ली थी 2 मंजिला, ऊपर 3 मंजिलें और बना दी हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट है। मशीन ली थी, उसकी मोटर छोटी थी, बड़ी मोटर ला कर लगा दी है। गाड़ी ली थी आपने, गाड़ी का इंजन चेंज करवाया, तो सारी इम्प्रूवमेंट्स है। जो इम्प्रूवमेंट पे खर्चा आएगा वो हम क्या कर रहे होंगे, हमेशा कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अलबत्ता इसके अलावा कुछ हमारा खर्चा होता है जिसे हम रिपेयर्स कह रहे होते हैं, मेंटेनेंस कह रहे होते हैं। ये रोज़मर्रा के, मतलब बिल्डिंग का पेंट करवा दिया, प्लास्टर करवा दिया, ये चीज़ें हो गई। गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लिया, ब्रेक पैड चेंज करवा लिया, टायर चेंज करवा लिए, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है इसे हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, बल्कि जब भी खर्चा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा क्या हो रहा होगा, एक्सपेंस जो है वो शो हो रहा होगा। तो रिपेयर जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा, हम उसको एक्सपेंस जो है वो लेकर चल रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। जैसे कहता है जी, अ बिज़नेस एक्वायर्ड अ न्यू प्रेमिसेस, एक बिज़नेस से न्यू प्रेमिसेस लिए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹400 मिलियन। कितनी कॉस्ट पे लिए थे, 400 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर जो लिए थे। कहता है ऑन 1 जनवरी इन 2015 इन द पीरियड टू द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2015 फॉलोइंग कॉस्ट वन इनकर्ड, मतलब उसने 400 मिलियन के लिए ना, तो ये आ जाएगा जी, अगर हम इसको रुपीज़ इन 1000 लिखें तो रुपीज़ इन 1000 हमारे पास आ जाएगा। प्रेमिसेस की जो वैल्यू है वो, उससे क्या है कि फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड की है। कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडेप्टेशन ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है 12,000 की है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू परचेज, अब लीगल कॉस्ट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर होनी है, अगर ना लेते लीगल कॉस्ट ना इनकर होनी, ये आएगा। अब मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो हमारा रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंस है। ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है, ये हमारा रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंस है। इट इज़ रिलेटेड टू द ईयर, एक साथ आने का बेनिफिट नहीं है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज, एसी लिया जो उस मशीन के लिए लाजमी है, तो वो हम एसी की कॉस्ट जो है वो भी बीच में 2800 की ऐड करेंगे। उसके अलावा हमें एक और मशीनरी ली है 12,300 की, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम टोटल करेंगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस जो है वो आ रही होंगी, वो कितनी बनती है, तो 4 लाख के हमने प्रेमिसेस लिए, 12,000 की हमने इनिशियल बिल्डिंग कॉस्ट डाली, 2500 की हमारे पास लीगल कॉस्ट आ गई, उसके अलावा एयर कंडीशन की कॉस्ट हमारे पास 2800 आ गई, और 12,300 की कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गई। तो टोटल प्रेमिसेस जो मुझे पड़े हैं वो हैं हमारे पास 429,600, दैट विल बी द टोटल प्रेमिसेस कॉस्ट जो मुझे पड़ रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है जब हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं इससे रिलेटेड, तो एंट्रीज क्या पास करेंगे। देखें, एक तो है हम जाके नकद एसेट ख़रीद लेते हैं, मतलब पैसा दिया एसेट ले लिया। अब अगर हमने कैश पे पेमेंट की है तो रिमेंबर हमारा नॉन करंट एसेट डेबिट होगा, और जो कैश पे किया हुआ है वो हम क्या कर रहे होंगे, उसे हम क्रेडिट कर रहे होंगे कि कैश मेरा क्या हो रहा है,
क्रेडिट हो रहा है। उसके अलावा अगर मैंने उधार के ऊपर सामान लिया है, अगर मैंने उधार के ऊपर लिया, पेएबल्स हैं, लेकिन एसेट लेके आ गया, खाली पेमेंट बाद में कर दूंगा, तो एसेट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और पेएबल्स का अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। ये हम जनरल जर्नल में ये एंट्रीज जो हैं पास करके आए थे। उसके अलावा है अगर हमने पेमेंट एडवांस में कर दी है और एसेट बाद में आना है, अब प्री पेमेंट है, तो अगर हमने एडवांस पे किया है तो हम क्या करेंगे, एडवांस टू वेंडर जो है डेबिट करेंगे और कैश और बैंक जो है वो क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। और अगर हमने एडवांस पे किया, बाद में हमें एसेट वसूल हो गया, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा और ये एडवांस जो है वो हमारा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1,00,000 रुपया जो है, अगर आपने 1,00,000 रुपया पे किया इन एडवांस, आपने एडवांस में दिया फॉर परचेज ऑफ एसेट, तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, जो हमने एडवांस पे किया वो हम क्या करेंगे, 1,00,000 से डेबिट करेंगे और कैश जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1,00,000 से क्रेडिट जो है वो हो रहा होगा। और जब मुझे एसेट एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा, जब मुझे एसेट एक्चुअल में वसूल हो जाएगा, जब मैं उसे रिसीव कर लूँगा, तब मेरी एंट्री क्या पास होगी कि जो मेरा एसेट अकाउंट है वो मेरा 1,00,000 से डेबिट हो जाएगा और ये जो मैंने एडवांस रिकॉर्ड किया हुआ था, ये एडवांस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1,00,000 से क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये एंट्रीज़ जो हैं वो हमारी पास हो रही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब रिमेंबर हमें एसेट से ना बेनिफिट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। हम एक एसेट लेके आए हैं, हम गाड़ी लेके आए हैं, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमने प्लांट लगाया हुआ है, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमने मशीन लगाई हुई है, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमने क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनाई है, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमने जनरेटर ला कर रखे हैं, हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमें जो है बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। रिमेंबर हमें जिस पैटर्न में किसी भी एसेट से बेनिफिट्स मिलेंगे, हम उसी पैटर्न में क्या करेंगे, उस एसेट को एक्सपेंस आउट करेंगे। अब एक्सपेंस आउट करने का मतलब क्या है कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उस एसेट की डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जो एसेट की कॉस्ट है, कॉस्ट से रिलेटेड तो सारी हमारी यहाँ तक डिस्कशन थी। अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन और उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलें जी, अब हम इस डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वर्ड आता है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। तो इस डेफिनेशन में अगर आप गौर करें तो 4 लफ्ज़ जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। एक है सिस्टमेटिक एलोकेशन, दूसरा है डेप्रिशिएबल अमाउंट, तीसरा है एसेट और चौथा है यूज़फुल लाइफ। अब क्या मतलब है इसको ज़रा हमने देखना है। देखें, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, सबसे पहले इसको हमने समझना है कि जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू को लेस करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिडुअल वैल्यू? इसका मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। और बेसिकली ये रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है कि हमने ये फ्यूचर एस्टीमेट किया है, हमने अंदाज़ा लगाया है कि हम जिस एसेट को लेके आए हैं अपने पास, वो अपनी लाइफ के एंड के ऊपर, जब उसकी 5 साल 10 साल 15 साल जितनी भी लाइफ है, उसके एंड के ऊपर हम उसको इस कीमत में बेच देंगे, इस कीमत में सेल कर देंगे। तो ये होती है हमारी रेजिडुअल वैल्यू। मतलब मैं एसेट लेके आया हूँ यहाँ पे,
मैंने एसेट को 10 साल चलाना है और यहाँ पे बेचना है, तो मैं आज के दिन क्या कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 10 साल पूरे करने के बाद ये एसेट जो है इतने का बिक जाएगा। ये मेरी क्या कहलाती है, रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब है कि इतनी अमाउंट मुझे 10 साल के बाद क्या हो जानी है, रिकवर हो जानी है। तो कॉस्ट में से जब हम रेजिडुअल वैल्यू लेस करवाएंगे तो वो मेरे पास क्या आएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट, के ये वो अमाउंट है जिसे मैंने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। और यूज़फुल लाइफ की बात करें, यूज़फुल लाइफ का मतलब होता है, हम इसमें लेते हैं कि कितने ईयर्स हमारे पास एसेट इस्तेमाल हो जाएगा, या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो एसेट हमारे पास टोटल प्रोड्यूस करेगा। ये मेरे पास क्या कहलाती है, यूज़फुल लाइफ जो है वो कहला रही होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मशीन लेके आते हैं, एसेट लेके आते हैं 1 लाख रुपए का। आप कहते हैं कि जी मैंने इस एसेट को इस्तेमाल करना है 5 साल, तो इसकी लाइफ क्या होगी, 5 ईयर्स। आप कहते हैं 5 साल इस्तेमाल करने के बाद जब मैं इसे बेचूंगा तो मुझे लग रहा है ये कितने का बिक जाएगा, 20,000। तो दिस वन विल बी द कॉस्ट, दिस वन विल बी द रेजिडुअल वैल्यू। तो जो इसका जवाब आएगा वो कितना होगा हमारे पास, 80,000। ये जो 80,000 है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं, कि इस अमाउंट को हमने डेप्रिशिएट करना है। अगर आप लॉजिकली देखें तो हम क्या बता रहे हैं कि तुम आज 1 लाख रुपए का अगर एसेट ले रहे हो, 5 साल बाद तुम्हें 20,000 तो वापस मिल ही जाना है बेच के। कितनी रकम नहीं मिलनी, वो है हमारे पास 80,000। तो हमने क्या करना है, इस 80,000 को सिस्टमेटिकली, क्या हमने इस 80,000 को सिस्टमेटिकली क्या करना है, एलोकेट करना है। अब वो कैसे करेंगे, इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को जो आई है हमारे पास, इसको डिवाइड कर दें लाइफ के ऊपर 5,000, तो मेरे पास जो जवाब आएगा ये मेरी क्या होगा, ये मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, कि हर साल इतनी डेप्रिसिएशन जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। हर साल इतनी डेप्रिसिएशन जो है वो मैं क्या कर रहा हूँगा, वो मैं रिकॉर्ड जो है वो कर रहा हूँगा। तो दिस इज़ नोन एज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। व्हाट इज़, कि सिस्टमेटिकली एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी लाइफ के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या कहला रही होती है, ये मेरे पास डेप्रिशिएशन कहला रही होती है। अब इसमें हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और एक वर्ड होगा हमारे पास कैरिंग अमाउंट का। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैरिंग अमाउंट की। इसको हम कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, आप इसका नाम सुनेंगे कैरिंग अमाउंट। इसे आप कैरिंग वैल्यू भी कह रहे होते हैं, और आप इसे बुक वैल्यू भी कहते हैं। आप इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी, WDV भी कह रहे होते हैं। अब ये कैरिंग अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर, हमने जो एसेट की कॉस्ट होती है उसमें से अगर हम लेस करवा दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास जो कीमत आएगी वो मेरे पास क्या कहला रही होगी, डैट विल बी नोन एज कैरिंग वैल्यू, या ये मेरे पास क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू कहला रही होगी, या ये मेरे पास क्या कहलाएगी, WDV जो है वो कंसीडर हो रही होगी। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। इकट्ठा करना।
और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो हमने ओवर द ईयर डेप्रिसिएशन जो जमा कर रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहला रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेते हैं, एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है हमारे पास 10 लाख, ठीक है। उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1 लाख। उसकी लाइफ जो है वो है हमारे पास 5 साल। हमने उसको 5 साल तक इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी सबसे पहले निकालते हैं डेप्रिसिएशन। हम क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, 1 मिलियन दैट इज़ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू, लेस किया, डिवाइड किया हमने रिमेनिंग के ऊपर, तो आ जाएगा जी देखें 9 लाख। इसको डिवाइड किया हमने 5 के ऊपर, तो 1,60,000। तो 1,60,000 जो है वो इसकी ईयर 1 की डेप्रिसिएशन जो है वो कंसिडर हो रही होगी। अब हम ईयर 2 की भी अगर डेप्रिसिएशन निकालें तो हर साल तो डेप्रिसिएशन हमारे पास यही आएगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन ये बनती है ईयर 2 की। अब ईयर 3 की भी डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी आएगी, 1,60,000 आएगी। ईयर 4 की भी डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी आएगी, 1,60,000 आएगी। और ईयर 5 की भी कितनी आएगी, 1,60,000। तो 5 साल तक तो मैं इसको ऐसे ही डेप्रिशिएट करता रहूँगा। अब मैंने अगर कैरिंग ईयर 1 के एंड के ऊपर, क्योंकि कैरिंग वैल्यू हम हमेशा निकालते हैं ईयर एंड के ऊपर, अगर मैं ईयर 1 के एंड के ऊपर अगर कैरिंग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, मैं लूँगा मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी थी। कॉस्ट है मेरे पास एसेट की 1 मिलियन, इसमें से लेस करवानी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड का मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन। अब पहले साल तो हमने उसको कितना डेप्रिशिएट किया, 1,60 का ही, तो मैं इसको यहाँ पे 1,60 ही जो है वो लेस करवा दूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी कितनी कैरिंग वैल्यू, 8,40,000 के मेरे पास जो है एसेट है 8,40,000 के। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ईयर 1 में हमने डेप्रिशिएट किया था 1,60 का, तो 1,60 ही डेप्रिसिएशन आई। अब ईयर 2 के एंड पे बात करेंगे तो देखा रहेगा कि पिछले साल 1,60 की डेप्रिसिएशन हो गई थी, इस साल की भी डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 1,60 की। तो कितनी बनेंगे टोटल, 3,20 की बन रही होगी। ईयर 3 पर देखेंगे तो हम कहेंगे भाईजान 3,20 का हम पहले ही डेप्रिशिएट कर चुके हैं, इस साल कितना होगा 1,60,000 का, तो कितनी आएगी, 4,80 की आएगी। ईयर 4 के एंड पे देखेंगे कि 4,80 का तो हम पहले ही डेप्रिशिएट कर चुके हैं, इस साल जो है हमारे पास 60 की डेप्रिसिएशन और आएगी, तो ये बनेगा मेरे पास 6,40। ईयर 5 के एंड पे देखेंगे कि 6,40 का तो पहले ही ऐसा डेप्रिशिएटेड था, 1,60 हम बीच में और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारे पास तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की आ रही है कितनी, 8 लाख जो है वो डेप्रिसिएशन। मतलब हम हर साल के डेप्रिसिएशन पिछले में जमा करते जाएंगे तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब देखिए अगर मैंने ईयर 3 के एंड के ऊपर कैरिंग वैल्यू निकालनी है या बुक वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट। तो कॉस्ट में तो कोई तब्दीली नहीं आनी ना, कॉस्ट तो मेरे पास रहेगी 1 मिलियन।
इसमें से लेस करवानी है मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। देखिए तीसरे साल के एंड के ऊपर मेरे पास थी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी, 4,80,000 की। वो लेस करवाऊंगा तो 5,20,000 मेरी क्या बनेगी, कैरिंग वैल्यू जो है वो बन रही होगी। अगर मैं ईयर 5 के एंड के ऊपर बात करूं तो ईयर 5 के एंड के ऊपर अगर मैं कैरिंग वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास कितनी आई है, 8 लाख। तो लेस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ रहेगी, कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, कहते हैं जी एन एसेट कॉस्ट ₹1 लाख कैन बी ईजिली यूज फॉर 10 ईयर्स, जिसको हम आराम से 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंटेंड्स टू यूज़ द एसेट फॉर 6 ईयर। मैनेजमेंट जो है इसको 6 साल इस्तेमाल करना चाहती है। एट विच पॉइंट एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू विल बी 40,000, और 6 साल के बाद जो उसकी रेजिडल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 40,000। कहते हैं व्हाट इज़ द डेप्रिशिएबल अमाउंट, बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है और यूज़फुल लाइफ कितनी है एसेट की। देखिए कॉस्ट है एसेट की 1 लाख, इसमें से हमने लेस करवा देनी है जो रेजिडल वैल्यू है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी बनेगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट बनेगी हमारे पास 60,000। और लाइफ कितनी है, देखिए लाइफ में हमने लेना है कि हमारे पास कितना अर्थ है। ये जो 10 साल है ये तो इसकी टोटल लाइफ है, हो सकता है मैंने कितना इस्तेमाल करना है, 6 साल, तो मेरे लिए यूज़फुल लाइफ कितनी होगी, 6 ईयर। और अगर डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ तो 60,000 को डिवाइड करूँगा 6 पे, तो 10,000 जो है वो मेरी क्या आ रही होगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। अब हमारे पास चूँकि हमने देखा था कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब वो सिस्टमेटिक एलोकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं, हमारे पास एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं या WDV मेथड भी कह रहे होते हैं। तीसरा है हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, और चौथा है हमारे पास मशीन और यूनिट मेथड जो है वो कहला रहा होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और किस तरह से इसको हम लेके चल रहे होंगे। अब देखिए पहला हमारे पास जो मेथड है डेट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा हमने एक बात की थी कि जिस पैटर्न में हमें बेनिफिट्स आते हैं ना, उसी पैटर्न में हमने क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि हमारे पास एसेट की कॉस्ट होगी, उसमें से उसकी रेजिडल वैल्यू लेस करवाएंगे, डिवाइड करेंगे हम लाइफ के ऊपर, तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। ठीक है, हम ऑन द अदर हैंड ये भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कॉस्ट है मैं उसको रेट से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास क्या हो सकती है, डेप्रिसिएशन आ सकती है। अब रेट निकालना हो, देखें अगर मुझे लाइफ पता है तो ठीक है ना, मैं इस वे में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे स्क्रैप वैल्यू नहीं पता या लाइफ में कोई पंगा शंगा है, अगर मुझे खाली रेट गिवन है तो रेट की बेसिस के ऊपर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेट का फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय जो यूज़फुल लाइफ होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मेरे पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी, मेरे पास जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो आ रहा होगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में ना एक सबसे बड़ा फीचर है, वो क्या है कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब वो सेम है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते। मतलब हर साल एक ही अमाउंट की डेप्रिसिएशन जो है जो आ रही होती है। जैसे अभी हमने ये देखा था हर साल 160 ही आ रही है, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये उन एसेट्स पे हम अप्लाई करते हैं जिसका बेनिफिट भी हमें हर साल जो है वो फिक्स मिल रहा होता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, इनका बेनिफिट्स वगैरह। अच्छा रिमेंबर, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड को डेप्रिशिएट ना करने बैठ जाइएगा वरना क्योंकि हम फेल हो गए हैं। जैसे रिक्वायरमेंट है
कहते जी प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 1 लाख विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000 की है। एंटिटी का ईयर एंड है 31 दिसंबर। उसने कहा है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। बताएं एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है ये बताना है आपने, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 2021 से लेकर 2025 तक। अब देखिए ये सवाल है हमारा, इस सवाल में चूँकि स्ट्रेट लाइन मेथड है हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो तो सेम रहनी है। अब एसेट की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, कॉस्ट है मेरे पास 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000, लाइफ कितनी है 5। तो 90 को मैंने 5 पे डिवाइड किया, मेरे पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा 16,000। तो 16,000 जो है वो क्या बनेगी, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो बन रही होगी। तो अब मैं इसकी अगर डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ एक्यूमुलेटेड, तो ईयर 1 है मेरे पास, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है। अब पहले साल जब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 16 नहीं आती इसकी डेप्रिसिएशन, 18 आती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी सॉरी 18,000 इसकी जो है वो हर साल डेप्रिसिएशन आएगी। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 18,000। अब हर साल की डेप्रिसिएशन तो फिक्स है, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली तो नहीं हो रही। तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आएगी 18,000 ही आएगी। अगर हम इसको जमा करेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारा 36,000 जो है वो बन रहा होगा। पिछले सवाल में भी मेरे ख्याल से मैंने 160 लिख दी थी, वो 180 आनी चाहिए थी। अब थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में ऑलरेडी 36,000 की डेप्रिशिएट हो चुकी हुई थी। इस साल की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी आएगी 18,000 आएगी। 36 में अगर हम 18 जमा करें तो ये कितना बनेगा 54,000, 54,000 जो है वो आ रही होगी। ईयर 4 में चलेंगे तो 54,000 की हमने डेप्रिशिएट की हुई थी, इसमें हम 18 की मज़ीद डेप्रिशिएट कर देंगे तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो कितनी बनेगी 72,000 की एक्यूमुलेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड टोटल। देखिए पहले साल में सिर्फ 18 की हुई, सेकंड ईयर के एंड पे 36,000 तक डेप्रिशिएट हो चुकी हुई है, थर्ड ईयर के एंड पे 54,000 तक डेप्रिशिएट हो चुकी हुई है, फोर्थ ईयर के एंड पे 72,000 तक की डेप्रिशिएट हो गई है, और फिफ्थ ईयर पे अगर हम देखें तो 72,000 की तो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है, 18,000 की हम और डेप्रिशिएट करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 90,000। तो इसकी टोटल डेप्रिसिएशन अप टिल नाउ कितनी बन रही है 90,000 बन रही है। सिमिलरली अगर कैरिंग वैल्यू निकालनी हो ईयर 1 के एंड पे देखें फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, वो है लाख रुपया। पहले साल के एंड पे ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 18,000 थी, तो आपके पास WDV आ जाएगी, वो कितनी बनेगी 82,000। ईयर 2 के एंड के ऊपर निकालें, देखें कॉस्ट है आपके पास 1 लाख रुपया, WDV कितनी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36,000 रुपया, तो आप इसमें से 36,000 जो है वो लेस करवाएंगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा दैट विल बी 64,000। फिर ईयर 3 के एंड पे अगर आप लेके चलेंगे तो कॉस्ट थी आपके पास 1 लाख रुपया, कितना डेप्रिशिएट हुआ है क्यूमुलेटेडली 54 का, तो कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी। ईयर 4 पे देखेंगे तो लाख रुपया कॉस्ट थी, कितना डेप्रिशिएट कर दिया था आपने 72,000, तो कितना आ जाएगा ये 28,000 आ जाएगी। ईयर 5 के एंड पे देखेंगे लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 है, तो कितनी आएगी 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में रिमेंबर जो हमारी ईयर एंड के ऊपर, ईयर मतलब लाइफ एंड के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू होती है वो नॉर्मली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होती है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000, और 5 साल जब पूरे होंगे तो इसकी बुक वैल्यू भी कितनी होगी 10,000 होगी। अब ये कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि मैंने एसेट लिया था लाख रुपए का,
दूसरे साल के एंड पे वो कितने का बाकी है, 64,000 का, मतलब मैं उसको 36,000 का बेनिफिट ले चुका हूँ और उस बेनिफिट को एक्सपेंस आउट कर चुका हूँ, उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बना चुका हूँ। तो ये इसका मतलब होता है। उसके बाद है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटिटी इज़ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। एक एंटिटी है उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। अ नॉन करंट एसेट वॉज परचेज ऑन 1 मई फॉर 60,000। हमने एक एसेट लिया 60,000 रुपये का। इट इज़ एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ इज़ 5 ईयर। हमें लग रहा है उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, 5 साल है, और उसकी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 0 की है। इट इज़ डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, वो उसको हमने डेप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन से। फिर कहता है व्हाट विल बी द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, देखें हमने देखना है ईयर ऑफ एक्विजिशन में डेप्रिसिएशन क्या होगी। उसने खुद ही बता दिया है, इफ़ अ प्रपोर्शन ऑफ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द पीरियड फॉर विच द एसेट हैज़ बीन हेल्ड, कि जितने अरसा हमारे पास एसेट रहेगा हम उतना अरसा उसको डेप्रिशिएट करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है कि जितना नंबर ऑफ मंथ्स मेरे पास एसेट रहा होगा हम इसको उसी बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो 60,000 था, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, 5 पे डिवाइड करेंगे। अब देखें हमने एसेट लिया मई में, ईयर एंड है दिसंबर, तो मई से लेकर दिसंबर तक काउंट करें, हमारे पास कितना अर्सा रहा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने रहा। तो हम इसको 8/12 करेंगे, बिकॉज उसने कह दिया है जितना अरसा रहा हमने उस पर्सपेक्टिव पे क्या करना है, इसको लेके चलना है। तो डिवाइडेड बाय 5 किया 12,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास जो इस साल की डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी कंसीडर होगी, 8,000 जो है वो कंसीडर हो रही होगी। 8,000 विल बी द डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए जी सेकेंड मेथड है हमारे पास, दैट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अभी तक जितना हमने किया है आप लोगों ने इसको इतना ऑब्जॉर्व करना है, इतना ठीक है। फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी मेथड्स और फिर इसके MCQs वगैरह जो है वो कर रहे होंगे, ताकि आपकी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए।